हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम कल पढ़ रहे थे कुछ टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। दोनों में टर्मिनोलॉजी सेम होती है, बट मैंने आपको रेफरेंस कनकेव मिरर का लेके वो टर्मिनोलॉजी बताई थी। तो अब हम रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, आज इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। पहले हम उनके रूल्स देखते हैं, ठीक है। तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो कुछ रूल्स हैं कि इमेज कैसे फॉर्म होती है ऑन कनकेव मिरर, ठीक है। और बाद में फिर हम कैसी इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है वो करेंगे। तो सबसे पहला रूल, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास मिरर है, कनकेव मिरर ऐसे, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल हो गया P, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये इसका F हो गया। जनरली अगर मान लीजिए मैं इसको R मानता हूँ, ये टोटल डिस्टेंस अगर R है, ठीक है, अप टू पोल, तो जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ होती है R/2, फोकल लेंथ होती है R/2, ठीक है। तो मतलब टोटल रेडियस का आधा होती है फोकल लेंथ, ठीक है भाई। ये फोकल लेंथ होगी, ठीक है। FP कौन सा डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ओके। तो मतलब पहली चीज़ है कि अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो टकराने के बाद फोकस से गुजरेगी, ठीक है। एरो लगाने ज़रूरी है इस पर। तो इफ आ रे coming parallel to principal axis, it passes through F, that is focus. It passes through focus after रिफ्लेक्शन के बाद वो यहाँ से गुजर जाती है F से। दूसरी चीज़, अगर कोई रे, मान लीजिए ये मेरे पास कनकेव मिरर है ऐसे, और ये F है और ये C है। अगर कोई रे अगर कोई रे फोकस से गुजरती है ऐसे, मान लीजिए कोई रे फोकस से ऐसे गुजरे, तो टकराने के बाद वो हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी ऐसे, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है, इफ आ रे passes through F focus, then it moves parallel to principal axis after रिफ्लेक्शन। तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है। ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा, आगे चलते हैं हम। ये रूल्स हमें आने चाहिए, इसी के बेसिस पे ही वो सारी की सारी इमेज फॉर्मेशन बनती है, अगर आपको ये रूल समझ आ जाते हैं तो तीसरा रूल, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक कनकेव मिरर है और ये इसका C है, ये पोल है P। तो अगर कोई रे ऐसे सीधी आके यहाँ पे पोल पे टकराती है, ठीक है, तो वो इक्वल एंगल बनाती हुई वापस चली जाती है। ये एंगल और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे, LI इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है। तो अगर कोई रे, तीसरा रूल है ये, अगर कोई रे ऑफ लाइट सीधा पोल पे पड़ती है तो वो प्रिंसिपल के ऊपर और नीचे इक्वल एंगल बनाती हुई जाएंगी। ये ऐसा क्यों है? इसका कारण है, देखिए ये जो रेडियस है, ये मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है उस स्फीयर का जिसका ये पार्ट है। तो मतलब
ये वाली जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये यहाँ से गुजर रही है, इसके ऊपर अगर मैं कोई टेंजेंट डालता हूँ ऐसे छोटी सी टेंजेंट, तो वो टेंजेंट एंड ये वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्यों? क्योंकि किसी भी सर्कल का टेंजेंट और रेडियस हमेशा नॉर्मल होते हैं एक दूसरे के, ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ठीक है। तो अगर नहीं पढ़ा तो आप अभी पढ़ लोगे, ठीक है। तो मतलब टेंजेंट और प्रिंसिपल रेडियस किसी भी सर्कल का वो 90 डिग्री पे होते हैं एक दूसरे से, तो ये 90 डिग्री एंगल बनता है। और 90 डिग्री बनने वाली कौन सी लाइन होती है? नॉर्मल। तो ये एक नॉर्मल की तरह बिहेव करती है ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट दोनों ही ऊपर और नीचे इक्वल एंगल बनाती हैं, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह होगी ये तीसरा रूल। आगे देखते हैं चौथा रूल इमेज फॉर्मेशन के लिए। मान लीजिए कि ये मेरा मिरर है, कनकेव मिरर, और ये फोकल लेंथ है एफ, सॉरी ये सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकल लेंथ है एफ, और कोई रे ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेती है, ठीक है। तो इफ आ रे passes through C, it retraces its path, ठीक है। तो वो अपना पाथ को रिट्रेस कर लेती है अगर कोई भी सी से गुजरती है। तो ये ऐसा क्यों होता है? इसका भी कारण सेम है। देखिए ये सेंटर है, तो ये सेंटर से ये मिलाती हुई लाइन कौन सी होगी? रेडियस। तो यहाँ पे अगर मैं एक टेंजेंट डाल दूँ छोटा सा, तो टेंजेंट के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसका मतलब जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है वो एक ही लाइन में है, मतलब जो इंसिडेंट रे है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बना रही है? 0 डिग्री। तो वापस भी कितने पे जाएगी? 0 डिग्री पे। मैंने बताया था ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा नॉर्मल से मेजर करते हैं। तो ये जो सेंटर से रे आ रही है ये एक नॉर्मल ही है, यही इंसिडेंट रे है। तो मतलब ये नॉर्मल के साथ ये 0 डिग्री का एंगल बना रही है, इसीलिए ये अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है। तो ये 4 रूल्स हैं जिनके बेसिस पे आप सारी इमेज फॉर्मेशन कर लोगे, ठीक है। तो अब ये इमेज फॉर्मेशन क्या है वो हम देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। तो मान लीजिए कि हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया। सबसे पहले मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो मैं पहले आपको इन्फिनिटी टर्म समझाना चाहता हूँ। इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी का वैसे अगर आप फिजिकल मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है अनंत, बहुत दूर, बहुत बड़ा डिस्टेंस। बट ऐसे तो नहीं, हम बहुत बड़ा डिस्टेंस तो नहीं लेंगे। जैसे मान लीजिए ये मेरा मिरर है, कनकेव मिरर, ठीक है, और मान लो कि इसका जो फोकल लेंथ है, ठीक है, फोकल लेंथ है, या हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें, मान लीजिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 1 मीटर, ठीक है। और जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट इज एट 500 मीटर या 500 मीटर या कुछ भी, मतलब मान लेते 500 मीटर पे है, ठीक है। 1 मीटर भी बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है। तो ऑब्जेक्ट इज एट 500 मीटर। तो जो 500 है उसके मुकाबले 1 बहुत मन्यूट क्वांटिटी है, ठीक है। इसीलिए हम मतलब जो 500 है दैट इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू 1। तो हम ना इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस मान लेते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। ऐसे सच कोई इनफाइनाइट नहीं होती चीज़ें, कुछ फाइनाइट दूरियां ही होती हैं। बट इसकी डायमेंशंस के मुकाबले, इस मिरर की डायमेंशंस के मुकाबले ये जो 500 डिस्टेंस है ये बहुत बड़ा है। इसीलिए हम इसको निगलेक्ट करके मतलब इसको इनफाइनाइट मान लेते हैं डिस्टेंस को। तो पहली बात है ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। मान लीजिए ये आधे मीटर का मिरर, आधा मीटर भी बहुत लंबा डिस्टेंस, बहुत बड़ा मिरर हो जाएगा वो भी, ठीक है। उसकी फोकल लेंथ भी बहुत, जनरली तो ये सेंटीमीटर्स में होती है, 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए इसको 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो 500 मीटर तो बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया ना। तो 10 सेंटीमीटर मतलब 10/100, तो मतलब 0.1,
0.1 हो गया। 0.1 और 500 में तो बहुत बड़ा अंतर है, इसीलिए हम इन चीज़ों को इनफाइनाइट डिस्टेंस मान लेते हैं, ये होता नहीं है इनफाइनाइट। तो क्लियर हो गया हमें कि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होने का क्या मतलब है, कि जब मिरर की डायमेंशंस के मुकाबले ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूरी पे रखा जाए तो हम उसको इनफाइनाइट मान लेते हैं। तो अब क्या होता है, जब मान लीजिए कि मेरी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो रेज सारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं, तो वो फोकस पे आके मिलती हैं। यहाँ पे फोकस पे ऐसे रे आई मिलेगी फोकस पे, और फिर इधर से रे आई और वो टकराने के बाद फोकस से पास करेगी ऐसे, ठीक है। तो ये जो फोकस है यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगी। देखिए मैंने आपको वर्चुअल और रियल इमेज के बारे में बोला था, ठीक है, वर्चुअल इमेज और ये वर्चुअल इमेज, एंड दूसरी चीज़ मैंने आपको बोला था रियल इमेज। रियल इमेज देखिए वर्चुअल इमेज में रेज होती हैं जो वो सचमुच मीट नहीं करती, ठीक है। वर्चुअल इमेज कौन सी होती है, वेयर रेज डू नॉट एक्चुअली मीट। और दूसरी बात, हम उसको स्क्रीन पे नहीं उतार सकते वर्चुअल इमेज को, ठीक है। कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। और रियल इमेज में ये खासियत है कि रेज एक्चुअली मीट करती हैं, रेज मीट एक्चुअली में एक्चुअल मतलब वो कन्वर्जन ऑफ रेज होता है वहाँ पे। तो रेज सचमुच में मिलती हैं और कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, उसको आप स्क्रीन पे भी उतार सकते हो। तो यहाँ पे रेज एक्चुअली मिल रही है कि हमें लगता है कि मिल रही है, ठीक है। कभी कभी हमारे ऐसे केसेस आएंगे जहाँ पे वो लगेगी कि मिल रही हैं बट एक्चुअल में वो मिलती नहीं है वहाँ पे। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें हमें नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सब कुछ बताना होता है। तो सबसे पहले तो हम बोलेंगे इमेज के बारे में बताना होता है। ऑब्जेक्ट के बारे में पहले बोलेंगे एट इन्फिनिटी, तो ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है। तो अब इमेज के बारे में हम बोलते हैं, इमेज का नेचर कैसा है, इमेज के बारे में सारी जानकारी हम लिखेंगे यहाँ पे। नेचर कैसा है, वो रियल है कि वर्चुअल है। तो पहली बात कि वो रियल इमेज है। दूसरा साइज़ कैसा है, साइज़ है इसे बोलते हैं हम डिमिनिश्ड, बहुत छोटी, वो बहुत छोटी इमेज है, पॉइंट इमेज, ठीक है। डिमिनिश्ड बोल लीजिए, पॉइंट इमेज बोल लीजिए, एक ही बात है, पॉइंट इमेज, ठीक है। और मतलब उसका पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन इज एट फोकस। तो सबसे पहले आप पोजीशन लिखो, ठीक है। पोजीशन क्या है, फोकस पे। नेचर क्या है, रियल है। और साइज क्या है, डिमिनिश्ड है, ठीक है। तो ये इसके बारे में जानकारी है कि जब ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे, ठीक है। रूल्स याद रखिए, आपको कभी इमेज फॉर्मेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे चलते हैं हम। अब हम ना ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से आगे की तरफ लेके आना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे मिरर की तरफ लेके आ रहे हैं। तो दूसरी बार जब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा सी के पीछे रखेंगे, तो यहाँ पे तो इन्फिनिटी पे था हमारा ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट है जो वो बियॉन्ड सी है। तो हम यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन करते हैं ऐसे, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, और ऐसे एक रे आपको वैसे तो बहुत सारी अनंत रेज निकलती हैं एक ऑब्जेक्ट से, बट हमें सिर्फ 2 रेज चाहिए एक इमेज को बनाने के लिए, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 रेज आपको लेनी होंगी और उससे हम इमेज फॉर्मेशन कर लेंगे। होता क्या एक्चुअली, जैसे हमें ये पेन है, पेन दिखाई दे रहा है, तो ऊपर लाइट पेन पे पड़ रही है, इस पेन से रिफ्लेक्ट होने के बाद बहुत सारी लाइट रेज हैं जो वो हमारी आंखों तक पहुंच रही है, तो हमें ये दिख रहा है। अगर मान लीजिए हम अंधेरा कर दें ऐसे, ठीक है, तो ये पूरा अंधेरा नहीं हुआ, बट क्या होगा,
जब पूरा अंधेरा हो जाएगा तो इस पर कोई लाइट नहीं गिरेगी, अगर इस पर लाइट नहीं गिरेगी तो हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगी, तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे ही होता है कि ये जो इमेज है, ऑब्जेक्ट है, इससे बहुत सारी लाखों करोड़ों पता नहीं कितनी रेज निकल रही हैं, बट हमें सिर्फ 2 चाहिए इमेज बनाने के लिए, तो हम 2 ले लेंगे। वो अपनी मर्जी है, जैसी मर्जी रेज ले लें। यहाँ से चारों तरफ रेज निकल रही हैं इस पॉइंट से, तो आपको जिस 2 डायरेक्शन में लेनी है आप लेके इमेज बना सकते हो। तो मान लीजिए कि पहली रे हम ले रहे हैं जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, और वो टकराने के बाद ऐसे एफ से चली जाएगी, ठीक है। दूसरी रे जो है वो हम फोकस से पास करवा लेते हैं, ऐसे फोकस से पास करेगी और टकराने के बाद वो यहाँ पे कहीं मिलेगी, ठीक है, ऐसे। तो ये और ऐसे एक रे होगी, दूसरी रे ये और ये और ये। तो आपको 2 रेज लेनी है, ठीक है, उनको रूल्स के मुताबिक चलाना है, रेज चलेंगी रूल्स के मुताबिक। और टकराने के बाद, ठीक है, टकराने के बाद जिस पॉइंट पे वो मिलती हैं वो उसकी इमेज होगी। तो ये इस पॉइंट पे टकराई तो ये इसकी इमेज होगी ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास A डैश B डैश। अब इस इमेज के बारे में पूरी जानकारी हमें लिखनी है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड C, अब इमेज के बारे में हम लिखते हैं। इमेज की पोजीशन क्या है? पोजीशन है इसकी बिटवीन F एंड C और F के बीचों बीच बनती है ये। दूसरी चीज़ इसका नेचर कैसा है इसका, रियल है कि वर्चुअल है? तो पहली बात तो ये रियल इमेज है, और दूसरी बात ये इन्वर्टेड है। तो इन्वर्टेड पे मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है ऐसे, और इमेज भी मेरी ऐसी बन गई, ये A B और ये A डैश B डैश, इसे हम बोलते हैं इरेक्ट, ठीक है, इरेक्ट। अगर मेरी इमेज ऐसे है, ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज ऐसा है, तो ये मेरे पास कैसी होगी? दिस इज़ इन्वर्टेड। और अगर मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज भी ऐसी है, ठीक है, तो इसे भी हम बोलेंगे इरेक्ट, ठीक है। मतलब कहने का कि अगर डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज सेम है तो उसे हम इरेक्ट बोलते हैं, अगर ऑपोजिट है जैसे इस केस में है तो हम इन्वर्टेड बोलते हैं। तो रियल है, जो इमेज है वो रियल है और वो इन्वर्टेड है, सचमुच में मिल रही है बट उल्टी मिल रही है। इसके बाद हमारे पास आता है साइज़ इसका स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल साइज़ की ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी कम होगी, ठीक है, छोटे साइज़ की बनेगी। और तीसरा है हमारे पास, ठीक है, हो गया, नेचर भी हो गया इसका, पोजीशन भी होगी और साइज़ भी हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे इमेज बनती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ऑब्जेक्ट को हम ले आते हैं C पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज़ एट C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या होगा? तो तीसरा केस है इसमें, ऑब्जेक्ट इज एट C। ऑब्जेक्ट को हमने C पे रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया, तो हम अकॉर्डिंग टू रूल वो ऐसे, ये फोकल लेंथ और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया A B। तो यहाँ से बहुत सारी इमेजेस रेज निकल रही हैं, तो हम कोई भी 2 रेज लेके आप इसको फॉर्म कर सकते हो इमेज को। तो पहली रे गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने के बाद वो फोकस से गुजर गई, और फिर दूसरी फोकल लेंथ से गई, और टकराने के बाद वो ऐसे आ गई। तो मतलब ये जो यहाँ पे मिल जाएगी जाके, ठीक है। तो यहाँ पे A डैश B डैश, और इस पे आपको एरो लगाने हैं, ऐसे एरो हर एक रे पे लगाने हैं, नहीं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे होगी। तो इसकी इमेज है जो, उसकी पोजीशन क्या है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? एट C, और पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? एट C, मतलब सेम जगह पे बनती है दोनों। उसके बाद है हमारे पास पोजीशन, हो गया साइज़ सेम साइज़ की होती है, सेम साइज़। फिर हो गया हमारे पास नेचर कैसा है इमेज का? रियल है, इन्वर्टेड है और सेम साइज़ की है, ठीक है।
इन्वर्टेड। तो ये केसेस आपको याद रखने हैं कब कैसी बनती है। तो रियल है, इन्वर्टेड है। फोर्थ केस है जो, अब हम देखिए पहले इन्फिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड सी था, फिर सी था, फिर एफ और सी के बीच रख लेंगे। हम उस ऑब्जेक्ट को मिरर के नज़दीक लेके आ रहे हैं ऐसे। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे। ये मेरा एफ है, ये सी है, तो हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया इधर कहीं ए बी। ठीक है, तो पहली रे ली हमने ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और वो फोकस से पास करके ऐसे चली गई, ये ऐसे एरोज आप लगाओगे इसके ऊपर। दूसरी फोकस से पास करवाइए और वो कुछ इधर मिल जाएगी ऐसे यहाँ पे आके। ठीक है, ऐसे ही तो हो जाएगा बी डैश ए डैश। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, बिटवीन एफ एंड सी। ये सी है, ये एफ है, इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रखा था। तो पहले तो इमेज की पोजीशन क्या है, पोजीशन है हमारे पास बियॉन्ड सी। तो देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को मिरर के नज़दीक लेके आओगे, ऑब्जेक्ट इसका मिरर की पोजीशन से लेता हुआ, ऑब्जेक्ट की पोजीशन से लेता हुआ दूर चला जाएगा। ठीक है, पहले जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बनी, और जब मैं उसको बियॉन्ड सी ले आया ऑब्जेक्ट को, तो इमेज एफ और सी के बीच बन गई। जब सी पे रख दी तो इमेज भी सी पे थी। जब मैं सी और एफ के बीच ऑब्जेक्ट रख दिया तो इमेज बियॉन्ड सी चली गई। तो बियॉन्ड सी नेचर कैसा है, नेचर है इसका रियल है, इन्वर्टेड है, रियल है, इन्वर्टेड है। ठीक है, और साइज है लार्ज, बड़ा होता जाएगा साइज। पांचवा, ऑब्जेक्ट एट एफ, हम और नज़दीक लेके जाएंगे, एफ पे रख देंगे ऑब्जेक्ट को ऐसे। तो ये एफ है और ये सी है, और हमने ऑब्जेक्ट को एफ पे रख दिया। तो पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ से गुजर जाएगी, और दूसरी है जो, उसको हम दूसरी रे को हम लेंगे। पहली रे तो ऐसे चली गई, और दूसरी रे है जो वो यहाँ पे ऐसे और ऐसे चली जाएगी ऐसे। ठीक है, तो ये जाके इन्फिनिटी पे मिलेंगी, दे विल मीट एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो इमेज कैसी होगी, इसकी पोजीशन क्या होगी, पोजीशन एट इन्फिनिटी। और नेचर कैसा हो गया, नेचर हो गया रियल है, इन्वर्टेड होगी। और साइज कैसा है, साइज है इनलार्ज, बड़े साइज की इमेज बनेगी। इसमें जो लास्ट केस है, हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। ठीक है, एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में हम रख देंगे ऑब्जेक्ट को ऐसे। ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ पे हमने ए और बी ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो पहली रे गई ऐसे, और टकराने के बाद वो एफ के बीच में गई। दूसरी रे गई ऐसे, ये दोनों ना पैरेलल होती हैं रेस। ठीक है, ये रे मैंने थोड़ी सी ऐसे बना दी, ये दोनों पैरेलल जाती हैं ऐसे। थोड़ा सा इसको ऐसे ड्रॉ करना चाहिए, एक गलती से मैंने एंटी पैरेलल कर दी है, पैरेलल होती हैं दोनों। तो पहली रे गई ऐसे, यहाँ से ऐसे टकराने के बाद फिर फोकस से गुजर जाएगी ये। दूसरी रे पोल पे गई और इक्वल एंगल बनाती हुई ऐसे चली गई। अब ये ऐसे जाएंगी ऐसे, ये नहीं होंगी पैरेलल। तो अब ये इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी, ये तो कभी मिलेंगी नहीं। तो आपको ये इमेज है जो वो कुछ ऐसी दिखाई देगी, ऐसी। ठीक है, ऐसे। तो ये
ए डैश और बी डैश ये हो। तो देखिए ये रेज एक्चुअली मिलेगी, आपको लगी कि वो मिल रही है, यहाँ पे वो मिल नहीं रही, कहीं भी नहीं वो मिलेंगी, वो तो डाइवर्ज हो रही है, बट आपको लग रहा है कि वो मिल रही हैं। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है, इमेज है, वो कैसा है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल इमेज बोलते हैं इसे, ठीक है। तो पहले तो हम इमेज के बारे में बताते हैं। पहले पोजीशन क्या है इसकी, पोजीशन है उसकी ऑन अदर साइड ऑफ मिरर, वो मिरर की दूसरी साइड है। और दूसरा चीज़ है इसका नेचर, वो वर्चुअल है और इरेक्ट है। और साइज़ कैसा है, साइज़ है लार्ज साइज़ की है, ठीक है। तो ये इतने केसेस हमें कल के मिरर के बारे में ध्यान में रख रहे हैं, और कल हम कन्वेक्स मिरर के भी ऐसे केसेस करेंगे और उसकी इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। ये सारे केसेस आपको याद रखने हैं। ओके।